पेरिस में छुट्टी मनाने गई दो फ्रेंड्स का वीकेंड तब बिगड़ जाता है जब उनमें से एक फ्रेंड अचानक से गायब हो जाती है और फिर उसका कत्ल हो जाता है और उसकी दूसरी फ्रेंड इस कत्ल की सारी सच्चाई बाहर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है ताकि अपने आप को इस कत्ल के इल्जाम से बाहर निकाल सके। मगर इसके साथ कई ऐसे अनसुने राज बाहर आ जाते हैं जिसके बारे में उसे भनक भी नहीं थी। कहानी की शुरुआत होती है और हम बेथ नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि वीकेंड ट्रिप मनाने के लिए क्रोएशिया गई थी। बेथ रिसेंटली ही मां बनी थी और वह अपने बच्चे को अपने हस्बैंड रोब के पास छोड़कर जाती है। यहाँ पर क्रोएशिया में वह एक होटल के पास रुकती है और अपने ड्राइवर को पेमेंट करने जाती है, बट उसका ड्राइवर यह कहता है कि पेमेंट पहले ही हो चुकी है। वहीं पर उसकी बेस्ट फ्रेंड भी थी जिसके साथ उसने हॉलिडे प्लान किया था। केट बताती है कि उसने अपने हस्बैंड के क्रेडिट कार्ड से हॉलिडे का बिल पे कर दिया है। केट का भी रिसेंटली डिवोर्स हुआ था। केट काफी बोल्ड लड़की थी और वह अपने डिवोर्स को सेलिब्रेट करने आई थी, लेकिन थोड़ी सी सहमी हुई थी। बेथ को अपनी मैरिड लाइफ को लेकर थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन वह कोई भी फैसला नहीं ले पा रही थी। केट फिर बेथ को अपने डिवोर्स के बारे में बताती है, जिसके लिए बेथ उसे सॉरी बोलती है और एक नेकलेस गिफ्ट में देती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस नेकलेस का एक बीड टूटकर गिर जाता है। रात होने पर दोनों फ्रेंड्स अपने रूम में तैयार होने लगती है। दरअसल आज रात उन्हें नाइट क्लब जाना था। रेडी होते हुए बेथ अपने हस्बैंड से वीडियो कॉल पर बात भी करती है और फिर दोनों बाहर चली जाती है। बाहर आते समय वे होटल के मैनेजर से मिलते हैं, जिसे केट बहुत अच्छे रिव्यूज देती है। फिर वे नीचे जाते हैं और डिनर टेबल पर बैठते हैं। फिर केट बेथ को कुछ बताने वाली होती है, लेकिन तभी एक वेटर आकर उन्हें इंटरप्ट कर देता है। फिर हम देखते हैं कि केट फोन पर किसी से बहस कर रही होती है। बेथ को लगता है कि शायद वह उसका एक्स हस्बैंड जॉन होगा। उसके बाद ये दोनों जेन नाम के एक ड्राइवर की कार से नाइट क्लब जाते हैं। जेन बताता है कि वह सीरिया से है, तो बेथ उससे टूटी फूटी अरेबिक शब्दों में बात करती है और उसे बताती है कि वह एक रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी। केट और बेथ आपस में बातें कर रहे होते हैं, जबकि केट वही बगल में कोकिंग स्लॉट कर रही होती है। यहाँ पर केट अब बेथ को क्लबिंग के लिए उकसाती है और वो लोग अंदर क्लब में चले जाते हैं। वहाँ पर दो आदमी उनके पास आते हैं और उनके साथ बातें करने लगते हैं। केट बेथ को उनमें से एक के साथ फ्लर्ट करने को बोलती है और एक रात मजे करने के लिए उकसाती है, लेकिन बेथ ऐसा करने से हिचकिचा रही थी। फिर भी केट उन्हें अपने होटल बुला लेती है। फिर सीन अगली सुबह में शिफ्ट होता है और हम बेथ को देखते हैं, लेकिन उसके आसपास केट कहीं भी दिखाई नहीं देती। इतना ही नहीं, वहाँ पर एक वाइन ग्लास वगैरह भी टूटा हुआ रहता है और बेथ घबरा जाती है। वह पुलिस स्टेशन जाती है, लेकिन पुलिस उसकी मदद करने से मना कर देती है। पुलिसमैन बैवेज यह कहता है कि केट किसी और क्लब में जाकर बैठ गई होगी, वह थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। पुलिस से हेल्प न मिलने के बाद जैन बेथ की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। जैन के साथ मिलकर बेथ उन दोनों क्लब वाले आदमियों को ढूंढने लगती है। लास्ट में उन्हें यह पता चलता है कि केट ने ही उन दोनों को एक रात बिताने को बुलाई हुई थी। बेथ को याद आता है कि केट अक्सर उससे कहती थी कि उसकी लाइफ बहुत बोरिंग है और उसे कुछ एडवेंचर की जरूरत है। बेथ और जैन उन दोनों को ट्रेस करते हुए उनमें से एक आदमी को ढूंढ लेते हैं। बेथ उसे धमकी देती है और जैन उसे पकड़कर दीवार में लड़ा देता है। फिर वह आदमी डरकर बताता है कि बस उसने केट का पर्स चुराया था और उसके साथ इंटीमेट हुआ था, बट हमने केट को नहीं मारा था। ये सारी बातें बेथ पुलिस स्टेशन जाकर बैवेज को बताता है और वहाँ पर एक लेडीज ऑफिसर को बैग भी रहती है। को बैग को पूछताछ और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल ले जाती है। जब बेथ वापस अपने होटल में आती है तो वह देखी है कि वहाँ का मैनेजर उसके रूम में उसका सारा सामान पैक कर रहा था। वह यह कहता है कि यहाँ से जाने का समय हो गया है और यहाँ पर न्यू गेस्ट आने वाले हैं, लेकिन बेथ कहती है कि केट अभी तक नहीं मिली है, इसलिए वह यहीं रुकेगी। इस पर मैनेजर उसे एक दूसरा रूम देता है जो पहले से खाली पड़ा था। इसके बाद बेथ केट के एक्स हस्बैंड जे से भी पूछताछ करती है, लेकिन वह बताता है कि उसने केट से महीनों से कोई संपर्क नहीं किया है। उनके बीच जो भी बातचीत होती थी वह सिर्फ उनकी बेटी को लेकर होती थी। यह सुनकर बेथ सोचने लगती है कि उस रात केट आखिर किससे बात कर रही थी। रात में बेथ जैन के साथ डिनर पर जाती है, लेकिन तभी उसका हस्बैंड वहां आ जाता है। वह अपने बच्चे को बेबी सिटर के पास छोड़कर बेथ की मदद करने के लिए आया था, मगर उसे बेथ का वहां रहना पसंद नहीं आता और वह बिना कुछ कहे वापस चला जाता है। अगले दिन पुलिस को केट की डेड बॉडी पानी में मिलती है। वे इसे संदिग्ध मानते हैं और फॉरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। बेथ पुलिस स्टेशन जाती है और वहां केट के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करती है। इसके बाद बेथ केट के फोन को अनलॉक करती है और देखती है कि किसी जेड नाम के आदमी से उसकी फ्रीक्वेंट कॉल्स हुई थी। जब बेथ उस नंबर पर कॉल करती है तो वह सीधे वॉइसमेल से कनेक्ट हो जाता है। फिर वह उस नंबर पर एक टेक्स्ट मैसेज भेजती है और उसे चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। केट और बेथ के हस्बैंड के बीच कुछ चल रहा था, जिसके बाद वो उसके मोबाइल को चेक करने लगती है, जहाँ पर हैंडीमैन नाम से एक नंबर सेव था। दरअसल वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि रॉब का था, जिससे हमें यह पता चलता है कि रॉब और केट के बीच अफेयर था जो कई दिनों से चल रहा था। कैट रॉब को बेथ को छोड़ने के लिए मजबूर कर रही थी। ये सारे मैसेज पढ़ने के बाद बेथ पूरी तरह से भावुक हो जाती है, क्योंकि उसकी सबसे करीबी दोस्त उसके साथ धोखा किया। पुलिस वाले बेथ को पूछताछ के लिए ले जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या उसे मालूम था कि उसके पति और कैट के बीच अफेयर था और इसी वजह से उसने कैट की हत्या कर दी। लेकिन बेथ उन्हें समझाने की कोशिश करती है
और बताती है कि उसे हाल ही में इस अफेयर के बारे में पता चला है। मगर पुलिस वाले इतनी आसानी से बात को जाने नहीं देते, इसलिए वे पहले जांच करने का फैसला करते हैं और सबसे पहले बेथ का पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं। अब क्योंकि बेथ का बेटा घर पर अकेला था, इसलिए रॉब पहले ही वापस जा चुका था। इसके बाद बेथ जय को कॉल करती है और उससे पूछती है कि क्या उसे पहले से पता था कि कैट और रॉब के बीच अफेयर था। इस पर जय सारी सच्चाई बता देता है कि उसे यह बात पहले से ही मालूम थी और यह भी कि उनका बॉस होना इसका एक बड़ा कारण था। इसके बाद बेथ तुरंत जय के पास जाती है और उसे यह सब बताती है कैट और रॉब के बीच अफेयर चल रहा था। घर लौटने के बाद वह तुरंत रॉब को कॉल करती है और कहती है कि उसे सब कुछ पता चल गया है। अगले दिन पुलिस वाले फिर से बेथ के पास आते हैं और इस बार वे अरेस्ट वारंट लेकर आते हैं। वे बेथ को बताते हैं कि उन्होंने जय और बेथ को एक साथ एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए देखा था। पुलिस यह भी बताती है कि जय पर मानव तस्करी के केस चल रहे हैं और वह एक संदिग्ध व्यक्ति है। इस पर बेथ कहती है कि उसे इन सब मामलों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, वह बस जय से मिलती थी और इन मामलों पर चर्चा करती थी। जब बेथ घर पहुंचती है तो उसे घर पर जय नजर आता है। जय सब कुछ समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसने मानव तस्करी के एक केस में एक लड़की को बचाया था, लेकिन उस पर झूठे आरोप लगाए गए थे। वह यह भी बताता है कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था, लेकिन तुरंत छोड़ दिया क्योंकि वह निर्दोष था। जय के जाने के बाद बेथ शीशे के पास एक कैमरा और माइक्रोफोन लगा हुआ देखती है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि सेबेस्टियन उसकी सारी बातें सुन और देख रहा था। हालांकि सेबेस्टियन म्यूजिक कंपोजर था, इसलिए उसका एक स्टूडियो भी था। बेथ को स्टूडियो में जाना था, इसलिए वह सेबेस्टियन के पास जाती है और किसी तरह उसके स्टूडियो की चाबी चुरा लेती है। इसके बाद वह तुरंत स्टूडियो पहुंचती है। स्टूडियो में जाने के बाद बेथ को पता चलता है कि सेबेस्टियन ने कई जगहों पर कैमरे लगाए हुए हैं और वह सब पर नजर रखता है। तब वह उस रात की वीडियो निकालती है जिस रात केट गायब हुई थी। जब बेथ वीडियो देखना शुरू करती है तो उसे पता चलता है कि वह पूरी तरह से बेहोश थी, लेकिन जब केट शावर लेने गई तो दो अजनबी लड़कों ने मौका देखकर उसका पर्स और मोबाइल चुरा लिया और वहां से भाग गए। केट ने उन दोनों का पीछा करने की कोशिश की और उनके पीछे गई, लेकिन थोड़ी देर बाद वह एक कार से वापस लौटी। वह कार वाले पर काफी गुस्सा थी, जिसका नंबर बेथ ने नोट कर लिया था। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि स्टूडियो के बाहर कोई आ चुका था। हड़बड़ाहट में बेथ ने दरवाजा खोला, जिससे सेबेस्टियन के मुंह पर चोट लग गई। अब बेथ को यह मालूम हो गया था कि केट को उसी ने मारा है, इसलिए उसने ये सारी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी थी। मगर मौका मिलते ही सेबेस्टियन अपने मोबाइल से सारी रिकॉर्डिंग डिलीट कर देता है। बेथ भी मौके का फायदा उठाकर तुरंत वहां से निकल जाती है और जय के पास पहुंचती है। बेथ जय को सारी बातें बताती है। जय उससे कहता है कि जो नंबर उसने नोट किया था वह उसके ड्राइवर का हो सकता है। थोड़ी देर बाद ड्राइवर वहां आ जाता है और वे दोनों उससे पूछताछ करते हैं। ड्राइवर उन्हें बताता है कि उसने केट को कहीं छोड़ दिया था, लेकिन थोड़ी देर बाद वह वापस आ गई थी। तभी पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंच जाती हैं। साथ ही एक काली कार भी वहां आती है। का नंबर बेथ ने पहले ही नोट कर लिया था। ये कार किसी और की नहीं बल्कि फैबिक की थी। जब वे लोग फैबिक को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जय और बेथ वहां से भाग निकलते हैं। आगे जाकर बेथ फैबिक को पकड़ लेती है और उससे कहती है कि उसे मालूम हो चुका है कि उसी ने कैट को मारा है, क्योंकि उसके पास वीडियो फुटेज है। दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है, बट तभी फैबिक एक पत्थर पर फिसल जाता है और नीचे गिरकर उसकी मौत हो जाती है। अब महिला पुलिस अधिकारी बेथ से बात करती है और कहती है कि उसने एकदम सही कहा था। इस पूरे मर्डर मिस्ट्री के पीछे फैबिक का ही हाथ था। पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरे से एक संदिग्ध व्यक्ति की फुटेज भी मिली है, जो शायद फैबिक ही है, मगर उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। इसके बाद महिला पुलिस अधिकारी बेथ से उसका पासपोर्ट लेती है और उसे जाने की अनुमति देती है। अब आगे क्या होगा? क्या बेथ पूरी तरह सुरक्षित है या अभी भी कोई राज बाकी है? बाहर निकलने के बाद बेथ जय को धन्यवाद कहती है और उसे गले भी लगाती है। इसके बाद वह अपने घर वापस चली जाती है। वहां पहुंचकर वह अपने पति रॉब को भी माफ कर देती है और अब एक सामान्य जीवन जीना चाहती है। इसके बाद वह एक फंक्शन के लिए बाहर जाने की तैयारी कर रही होती है। वह रॉब से कार की चाबी मांगती है और जब वह चाबी ढूंढ रही होती है तभी उसे वहां एक नेकलेस का टुकड़ा मिलता है। ये वही नेकलेस था जो उसने केट को गिफ्ट दिया था। जैसे ही बेथ ये देखती है, उसे पूरी तरह समझ आ जाता है कि इस मर्डर के पीछे असल में फैबिक नहीं बल्कि रॉब का हाथ है। उसे याद आता है कि उस रात रॉब वहां आया था। वह तुरंत पुलिस को कॉल करती है और बाहर निकलने के बाद रॉब से कहती है कि उसे अब सब कुछ मालूम हो चुका है कि इस मर्डर के पीछे वही है। रॉब घबरा जाता है, बट फिर बेथ को सब कुछ बताने लगता है। वह स्वीकार करता है कि हाँ, वह उस रात कैट से मिलने गया था। उसने उससे बात भी की थी और कहा था कि वह जल्द ही बेथ को छोड़ देगा, मगर केट ने साफ मना कर दिया और कहा कि वह अपनी बेस्ट फ्रेंड को धोखा नहीं देना चाहती। इस पर रॉब को गुस्सा आ गया और दोनों के बीच झगड़ा हो गया। गुस्से में रॉब ने केट को थप्पड़ मार दिया, जिससे वह पानी में गिर गई। तब वह बेहोश हो गई तो वह पानी में डूबकर मर गई। रॉब बेथ से कहता है कि वह पुलिस को कुछ भी न बताए, लेकिन तभी एक बड़ा खुलासा होता है। पुलिस पहले से ही फोन लाइन पर थी और उनकी पूरी बातचीत सुन रही थी। इसके बाद बेथ किसी तरह से रॉब से झगड़कर वहां से भाग जाती है और खुद को आजाद कर लेती है। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है और रॉब को गिरफ्तार कर लेती है। इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये मिस्ट्री कहानी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।